बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके थर्ड ईयर के जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड ईयर के पेपर में आता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग लाइंस। उसमें कुछ लाइंस जो होती हैं वो पोइट्री से ली गई होती हैं और कुछ लाइंस जो हैं या एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो प्लेज से ली गई होती हैं। तो आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपने उसमें से 3 चूज करने होते हैं और वो 5 मार्क्स का एक ऑप्शन होता है। यानी 15 नंबर का अगर सवाल है 15 मार्क्स का, तो उसमें 5 मार्क्स का एक पार्ट है। तो उसमें आपको प्लेज और पोएम्स दोनों में से पैराग्राफ्स दिए हुए होते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो अब आपको एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी शुड रिमेंबर एंड कीप इन आवर माइंड। फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड रिमेंबर द टाइटल ऑफ द प्ले और द पोएम। अगर आपको प्ले का आया हुआ है तो उसका टाइटल आपको अच्छी तरह याद हो कि उसका उन्वान क्या था, प्ले का नाम क्या था। फिर गिव द नेम ऑफ द ऑथर। आपको ऑथर का नाम याद होना चाहिए कि ड्रामा निगार कौन था, उसका नाम क्या था। हु इज स्पीकिंग द वर्ड्स और द डायलॉग्स इन द प्ले। अब प्ले में डायलॉग किसने बोले थे, वो कौन था। उन किरदारों के नाम, आपको मेन किरदार अच्छी तरह याद होने चाहिए। टू whom the words are addressed। आखिर ये अल्फाज अदा किसको किए गए, ये बात किससे की गई। एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सिचुएशन इन विच द वर्ड्स आर स्पोकन। ब्रीफ अकाउंट यानी मुख्तसर आपने अहवाल देना होता है कि आखिर सिचुएशन क्या थी, जो कैरेक्टर था, जो स्पीकर था, उसने स्पोकन टू से ये बात कही क्यों। व्हाट वाज द सिचुएशन। क्या उसने कोई उससे सवाल पूछा था या उसने उस पर कोई ऐसा कमेंट दिया था कि जिसकी नतीजे में ये डायलॉग जो है वो पेश आया। तो ये आपने बताना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम द बेयर। ये बेयर की हमने लाइंस ली हैं। ये आपका फर्स्ट प्ले है बाय एंटन चेकोव। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको एग्जाम्स में आता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और उसके मार्क्स भी उन्होंने आगे बताए होते हैं कि 5 मार्क्स ईच का है। तो ये आपको लाइंस दी हुई हैं, आपने रिकॉग्नाइज करनी है। ये तो मैंने ऊपर लिख दिया है ना कि फ्रॉम द बेयर बाय एंटन चेकोव, लेकिन आपके पेपर में ऐसे नहीं लिखा होगा कि ये बेयर से लाइंस ली गई हैं और ये एंटन चेकोव की लाइंस हैं। ये आपने खुद रिकॉग्नाइज करना होगा उस वक्त कि ये लाइंस जो हैं ये कौन से प्ले से हैं। आपने खुद सिचुएशन से अंदाजा लगाना होगा कि कौन ऐसी बात कर सकता है। जैसे फर्स्ट प्ले जब मैंने आपको पढ़ाया था द बेयर, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्मरनोव और पोपोवा दोनों ही निहायत एग्रेसिव कैरेक्टर्स हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ाई भी करते हैं, एक दूसरे को बातें भी सुनाते हैं, और दोनों ही को ये गुमान है कि वो खुद तो फेथफुल हैं लेकिन उनके जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं वो फेथफुल नहीं हैं। तो आप जब इस तरह के कमेंट्स देखेंगे तो आपको खुद ही प्ले माइंड में आना चाहिए कि ये कौन से प्ले में से एक्सट्रैक्ट है। What right have you to talk like that? Men are faithful and constant? Since we are talking about it, I'll tell you that of all the men I knew and know, the best was my late husband. तो ये लाइंस कौन कह सकती है, ये पोपोवा ही कह सकती है। एक तो कोई औरत ही होगी जो अपने शौहर का जिक्र करेगी, और फिर लेट हस्बैंड, वो शौहर जो इंतकाल कर चुका है, तो वो पोपोवा का हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई थी। तो अब वो कह रही है कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। और पोपोवा की थ्रू आउट द प्ले लड़ाई एक ही फर्द से होती है और वो है स्मरनॉव। जो दूसरा कैरेक्टर है ल्यूका, जो उनका मुलाजिम है, उससे उसका बहुत ही ज्यादा सिंपथी का और कंपैशन का रिलेशनशिप है, उनकी लड़ाई नहीं होती। तो आप डायलॉग से फौरन जज कर लेते हैं कि जो पोपोवा है वो एग्रेसिव हो रही है, तो वो स्मरनॉव के सामने ही एग्रेसिव हो सकती है। अब इसका आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसमें आप बताएंगे दीज लाइंस आर फ्रॉम द प्ले द बेयर बाय एंटन चेकोव। अब आप देखें कि इसमें द बेयर जो लिखा है उसका द का टी कैपिटल, एंड द बी ऑफ बेयर इज आल्सो कैपिटल, एंड इट इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना आंसर ऐसे लिखें कि दूर से चेक करने वाले को नजर आ जाए कि द बेयर इन्वर्टेड कॉमास में है, बाय एंटन चेकोव,
और एंटन का ए कैपिटल, चेकोव का सी कैपिटल, और इसको अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि इनके दो सॉलिड मार्क्स हैं। द बेयर का एक नंबर है, एंटन चेकोव लिखने का दूसरा नंबर है। आपने 2 नंबर हासिल करने हैं और उसके लिए जो आपने 2 पॉइंट्स देने हैं वो द बेयर और एंटन चेकोव, इनको बड़ा प्रोमिनेंट करके लिखें कि ये चेक करने वाले को दूर से नजर आ जाए। पोपोवा इज स्पीकिंग द वर्ड्स। अब ये तो आपका रेफरेंस था ना, द बेयर और एंटन चेकोव। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है द स्पीकर। तो आप बताएंगे पोपोवा इज स्पीकिंग दीज वर्ड्स, कि ये अल्फाज कहने वाली पोपोवा है। इन रिप्लाई टू स्मरनोव, स्पोकन टू यानी मुखातिब कौन है? स्मरनोव। और तीसरी बात क्या होती है कॉन्टेक्स्ट में? द सिचुएशन, आखिर क्या वजह थी, क्या सिचुएशन थी जो पोपोवा ने ये बात की। तो वो सिचुएशन क्या है? स्मरनोव क्रिटिसाइजेस विमेन एज अनफेथफुल, कि पहले उसने इल्जाम तराशी की और तनकीद की कि खवातीन जो हैं वो बेवफा होती हैं। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है एक्सप्लेनेशन का, वो है एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स पोपोवा टेल्स स्मरनोव दैट ही हैज नो राइट टू टॉक टू हर लाइक दैट। इन लाइंस में पोपोवा स्मरनोव को बताती है कि एक तो उसे कोई हक ही नहीं पहुंचता कि वो उससे इससे बदतमीजी से बात करे। शी मेक्स फन ऑफ द आइडिया दैट men are faithful to women. She gives the example of her own husband, Nicholas, whom she knew best. He cheated her, so she thinks that all men are like him. तो यहाँ पे आपने पूरी डिटेल बता दी कि आखिर ये पैराग्राफ में क्या जो बात कही जा रही है उसको आपने अपने अल्फाज में लिख दिया है। तो ये हो गया एक पैराग्राफ फर्स्ट प्ले का। इसी तरह आप अब हम करेंगे सेकंड प्ले का। सेकंड प्ले का की से सेकंड एग्जांपल करेंगे, द बॉय कम्स होम बाय ए मिल्न। अब आपको इन केस एग्जाम्स में लाइंस आ जाती हैं जो ये नीचे दी गई हैं। ऑब्वियसली ना तो प्ले का नाम लिखा होगा ना प्ले राइट का नाम लिखा होगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि कौन है जो इन बातों से इरिटेट हो रहा है, जो जो आगे ये तस्करा करेगा। Lines हैं, do you realize that I'm never going to salute again, to wear a uniform, or get wet, really wet I mean, or examine men's feet, or stand to attention, and best of all, I'm never going to be frightened again. Have you ever known what is it to be afraid? अब इस तरह की बात, इस तरह के सवालात कौन कर सकता है? कौन है जिसे सल्यूट करने से चिढ़ है? कौन है जिसे टू वेयर अ यूनिफॉर्म उसको ये चीज इरिटेट करती है? हु इज द पर्सन हु डज नॉट लाइक टू गेट वेट? क्योंकि आम इंसान है तो वो तो जब वेट होगा तो फौरन अपने घर की तरफ भागेगा, लेकिन एक फौजी जो महाजे जंग पे है वो बारिश से फरार नहीं हासिल कर सकता। टू एग्जामिन मैंस फीट, ये भी फौजियों का काम है कि क्या पाँव उनके एक सीधी लाइन में है। स्टैंड टू अटेंशन, क्या वो अटेंशन खड़े हुए हैं। नेवर टू बी फ्राइटेंड अगेन, क्या मुझे खौफ से कभी नहीं गुजरना पड़ेगा। कौन इन बातों से इरिटेट होता है? तो हमारे जहन में फौरन ही फिलिप का आता है, द बॉय कम्स होम। वो लड़का फिलिप जो कि फौज में काफी अरसा सर्विस करने और एक जंग लड़ने के बाद फौज से या मिलिट्री से या आर्मी से अपने घर आया है बहुत अरसे बाद, और वो इस बात पर बड़ा खुश है कि घर आके किसी को ना तो सल्यूट करना है, घर आके बिल्कुल कैजुअल कपड़े पहनने हैं, नॉट अ यूनिफॉर्म बट कैजुअल क्लोज, और बड़ी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है घर की। यू डोंट हैव टू गेट वेट, यू डोंट हैव टू स्टैंड टू अटेंशन, एंड नेवर टू बी फ्राइटेंड, यू आर रिलैक्स्ड इन योर ओन होम। तो ये सारी फीलिंग जो है एक फौजी की है, वो फौजी लड़का फिलिप है जो कि काफी अरसे बाद अपने घर आया है, अपने अंकल के घर आया है, और वहां पे वो जो सिचुएशन है वो जब फेस करता है तो वो क्या है। अब आपने इसमें सबसे पहले बताना है कि ये लाइंस किसने बोली, किसको बोली, सिचुएशन क्या थी। तो ये आप कॉन्टेक्स्ट होगा, और रेफरेंस क्या है कि हु इज द राइटर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले द बॉय कम्स होम। So girls, watch very carefully that the T of the is in capital, boy का B capital है, comes का C capital है, H जो home का H है वो भी capital है, and the name of the play has been written in inverted commas. Again we come to the name of the playwright, A. Milne. A is capital, then there is a dot, then the next A is also capital.
अगेन देयर इज अ डॉट एंड मिल्न का एम जो है इट इज इन कैपिटल लेटर एंड देन इट हैज बीन अंडरलाइंड। तो दूर से ही आपके चेक करने वाले को पता चल जाए कि ये दो बातें हैं, जो दो नंबर हैं, ये तो सीधे आपको मिल गए, द बॉय कम्स होम और ए मिल। ये आप क्लियरली जितना लिखेंगे, प्रोमिनेंट करके लिखेंगे, तो ये उनको ऑब्वियस हो जाएगा। अब ये कन्वर्सेशन जो हो रही है, ये डायलॉग जो हो रहा है, हु इज द स्पीकर? दिस इज द टॉक बिटवीन जेम्स एंड फिलिप। ये एक बातचीत हो रही है जेम्स और फिलिप की। सिचुएशन क्या है? जेम्स ड्रीम सीन, कि जेम्स अंकल ने ख्वाब देखा कि फिलिप गन लेके आ गया और उसे मारने लगा। तो उसके बाद जेम्स के अंदर एक चेंज आई और वो फिलिप के साथ बहुत ही पोलाइट हो गया। स्पीकर इज फिलिप and speaking to Uncle James, यानी the person who is being spoken to is Uncle James। तो यहाँ पे आपने दोनों बातें क्लियर कर दी। अब रह जाती है हमारी एक्सप्लेनेशन, कि अब इन लाइंस को आपने you have to explain these lines in your own simple words। फिलिप shows his readiness, यहाँ पे फिलिप इजहार करता है अपनी तैयार होने का, that he is ready to join his Uncle James in his jam business। He says that he is very happy to be free of military service and its strict discipline। कि वो बड़ी खुशी का इजहार करता है कि शुक्र है मुझे आर्मी से निजात मिली और उसके सख्त नज्म ज़ब्त से निजात मिली। और वो क्या है? लाइक सल्यूट, यूनिफॉर्म, परेड एंड ड्रिल इन द रेन। Above all, he would be free from the fear of war। जंग का खौफ भी खत्म हो गया। So he is ready to obey his uncle and join his business। लिहाजा वो बड़ी खुश दिली से अपने अंकल को भी ओबे कर रहा है, उनके बिजनेस को भी ज्वाइन करने को तैयार है। इसके बाद आप देखते हैं कि हमारा थर्ड प्ले भी है। तो थर्ड प्ले में हमारे पास जो कैरेक्टर है और इसी तरह फोर्थ प्ले भी है। तो थर्ड प्ले में आप देखेंगे वो जो गाय सिडनी वाला आपका जो है कैरेक्टर, उसमें ईडन फिलपॉट्स है। और ये तो राइटर का नाम इसी तरह आप बताएंगे जब नेक्स्ट आपको अगर इसमें थर्ड प्ले आ जाता है तो। और प्ले का नाम बताएंगे समथिंग टू टॉक अबाउट। और फिर उसकी आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए कि मेन कैरेक्टर्स वुल्फ और गाय सिडनी है। तो वुल्फ जो है वो एक चोर की, डाकू के तौर पे उनके घर आया है, और गाय सिडनी जो है वो कैसे उस सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है और वुल्फ को चोरी करने से बाज रखता है। तो ये सिचुएशन आपके माइंड में होनी चाहिए। इसी तरह जो इससे नेक्स्ट प्ले है, फोर्थ प्ले, वो है स्मोक स्क्रीन्स, रिटन बाय हैरल्ड ब्रिगहाउस। और उसमें भी आपको मेन कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि उसमें सूजन है, लूसी है, सूजन जो खाला है, लूसी मदर है, और प्रिमरोज डॉटर है, और जॉन है जिससे वो शादी करना चाहती है प्रिमरोज। तो ये चारों मेन कैरेक्टर्स हैं और दोनों जनरेशन्स का क्लैश दिखाए हुए। और प्रिमरोज जो है इसमें एक बिगड़ी हुई लड़की, एक मॉडर्न गर्ल के तौर पे हमारे सामने आती है। ये सिचुएशंस को आप माइंड में रखेंगे, समरी को माइंड में रखेंगे, तो देन यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द प्ले। एंड जो नेम ऑफ प्ले राइट है वो तो आपने अच्छी तरह खुद ही याद करना होगा। तो इसी तरह मैंने आपको क्लास में बार बार डिस्कस करवाया था कि जब आपको पोएम्स आती हैं तो उनका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे करना होता है। आपने यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएम, द नेम ऑफ द पोइट। जैसे यहाँ पे हमने प्लेज में वर्ड यूज किए हैं प्ले और प्ले राइट, या ड्रामा और राइटर या ऑथर। लेकिन आप पोएम्स की जब आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है तो आपने नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोइट ये वर्ड्स यूज करने हैं। और फिर नेम ऑफ द पोएम और पोइट बताने के बाद फिर उस पोएम की एक ब्रीफ सी समरी बतानी होती है जो 2-3 लाइंस में वो कवर हो जाए, और उसके बाद उन लाइंस की एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो इस तरह पोएम की भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये आप याद रखें, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो